करके उसको समझना है। तो यानी कि उसकी आपको सेल्फ स्टडी करनी है। तो सिंधु का जल मैं नहीं पढ़ा रही हूँ आपको। उसके बाद हमारा पाठ आता है अतीत के पत्र, 5वां पाठ, जो आज मैं लेने वाली हूँ। तो अतीत के पत्र, इसके लेखक दो महान हस्तियां हैं, विनोबा जी और गांधी जी। विनोबा जी और गांधी जी के बीच में हुए पत्रों के संवाद को ही यहाँ पर हमारे पाठ में शामिल किया गया है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है अतीत के पत्र। अतीत यानी भूतकाल, बीते हुए कल में इन दोनों महान हस्तियों ने अपने एक दूसरे को वार्तालाप करने के माध्यम में जो पत्र लेखन किए थे, उसी पत्र लेखन के कुछ अंश इस पाठ्य पुस्तक में संकलित किए गए हैं। तो अब इन्होंने अपने पत्रों में किस तरह से पत्राचार किया था, क्या लिखा था, वो किस बारे में बातें कर रहे थे, वो हम इस पाठ के माध्यम से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेखक का परिचय। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पत्र दो महान हस्तियों द्वारा लिखे गए हैं, तो यहाँ पर दो लेखक हो जाते हैं। उन दोनों का परिचय हम अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विनोबा भावे जी का जीवन परिचय। तो विनोबा भावे जी का जन्म जो है वो 1895 में और उनकी मृत्यु 1982 में हुई थी। तो इस तरह ये विनोबा भावे जी का जीवन काल है। और इनका पूरा नाम, हम इनको विनोबा भावे नाम से ही जानते हैं, इनका पूरा नाम जो है वो विनायक नरहरि भावे है। आप गांधी जी के सहयोगी थे, ये गांधी जी के साथ हमेशा रहते थे। गांधी जी के जितने भी सत्याग्रह या जो भी व्रत थे, पालन नियम थे, वो सब का पालन ये करते थे। गांधीवादी विचारधारा को समाज में मान्यता दिलवाने के लिए आपने अथक प्रयास किया। विनोबा जी मराठी व हिंदी भाषा के ज्ञाता थे, उन्हें मराठी भी आती थी और हिंदी भी आती थी। इन्होंने मराठी में अनुवाद किया। इन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। ये इन्हें कई लोग इन्हें बापूजी के यानी गांधी का पुत्र भी कहते हैं, लेकिन वो केवल आध्यात्मिक के आधार पे, जिस तरह से वो बापूजी की सेवा करते थे, उनकी हर को माना करते थे, इस वजह से उन्हें बापूजी का उत्तराधिकारी कहा जाता था। तो ये विनोबा भावे जी का परिचय। अब विनोबा भावे जी की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी थी, उन्होंने क्या क्या लेखन किया था अपने जीवन काल में। तो गीताई, ये गीता का मराठी में अनुवाद किया था उन्होंने। गीताई का गीता जो है अपनी भगवत गीता, उसका गीताई नाम से इन्होंने लेखन किया, यानी गीता का अनुवाद इन्होंने मराठी में किया और उस पुस्तक का नाम रखा गीताई। गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ये गीता में बहुत विश्वास रखते थे, इन्हें गीता का अध्ययन करना, पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना इन्हें बहुत पसंद था, इसलिए इनके लेखन में ज्यादातर गीता का ही समावेश हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। तो महात्मा गांधी से हम सभी परिचित हैं, उनके नाम से, उनके कामों से। छोटे छोटे बच्चे तक जानते हैं कि बापूजी बापूजी ने क्या किया था और उन्होंने किस तरह से हमें आजादी दिलाई थी। तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वो 1869 में और उनकी मृत्यु 1946 में हुई थी। और गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये बात हम सबको पता है, गांधी जी का पूरा नाम उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पता है। तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख प्रेरणा थे। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में इनका बहुत ही अहम रोल था। गांधी जी एक दार्शनिक, विचारक, शिक्षा शास्त्री और लेखक थे। भारत देश को आजाद कराने के लिए इन्होंने भागीरथ प्रयत्न किए यानी बहुत अधिक प्रयत्न किए, हद से ज्यादा प्रयास किए इन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए, और बाद में हमें आजादी मिली भी।
उसके बाद आती है गांधी जी की प्रमुख कृतियां, क्योंकि गांधी जी भी लेखन किया करते थे। तो उन्होंने कौन कौन से लेखन अपने जीवन काल में किए, उनकी कौन सी कृतियां जो है वो हमारे सामने आती है। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आत्मकथा, हिंदी स्वराज्य या इंडियन होम रूल, ये उनकी पुस्तक। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते थे। ये समाचार पत्रों में भी, उस समय के जो समाचार पत्र होते थे उसमें लेखन करके ये अपने आर्टिकल्स लिखकर तैयार करके वो उस समाचार पत्रों को भेजते थे और उन समाचार पत्रों में इनके आर्टिकल छपते थे। प्लस कई बार ये व्यक्तिगत व्यक्तियों को अपने लेखन दिया करते थे। और इनका जो आत्मकथा है वो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनका आत्मकथा लेखन है, अपने जीवन की बातें उसमें उन्होंने लिखी है। और हिंदी स्वराज्य या इंडियन होम रूल, ये एक पुस्तक उन्होंने लिखी है। तो ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। किसकी? ये प्रमुख कृतियां हमने गांधी जी की देखी हैं। ये महात्मा गांधी जी के जीवन की प्रमुख कृतियां हैं। उसके बाद आता है हमारा गद्य परिचय, क्योंकि आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं अतीत के पत्र, ये हमारे गद्य विभाग में आता है। और ये गद्य विभाग यानी आज का जो हमारा गद्य है वो एक पत्र के रूप में है। पत्र गद्य विधा का एक प्रकार है। पत्र के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचार, अपनी भावना, अपना जीवन विषयक दृष्टिकोण एवं अपने मूल्यों को पहुंचाने का कार्य करता है। पत्र लेखन मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया है। तो औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, दोनों ही प्रकार के पत्रों में हम अपने विचार और अपनी भावना को सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अब इसमें जब हम अनौपचारिक पत्र लेखन करते हैं तो हम खुल के अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी सारी भावनाएं, सारे विचार सामने वाले के समक्ष में आए। औपचारिक पत्र लेखन में हम गिने चुने शब्दों में केवल अपनी समस्या या अपनी प्रार्थना को ही सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विनोबा जी और गांधी जी के पत्रों की, तो विनोबा जी और गांधी जी दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध था, दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए थे, इसलिए इनके पत्रों को हम औपचारिक तो नहीं कह सकते। तो इन्होंने एक दूसरे को जो पत्र लिखे हैं वो अनौपचारिक प्रकार के पत्र हैं। अब हम देखते हैं प्रस्तावना। तो हमारे पाठ की, आज के पाठ की प्रस्तावना क्या है? तो अतीत के पत्र में विनोबा जी एवं गांधी जी के पत्रों को समाहित किया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इन दोनों महान हस्तियों ने आपस में अपनी भावनाओं को बांटने के लिए एक दूसरे को जो पत्र लिखे, उसी पत्र को एक आंशिक रूप में यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में लिया गया है। इन पत्रों के माध्यम से पाठकों को देश सेवा व्रत, अनुशासन, दृढ़ निश्चय, विश्वास, समर्पण एवं श्रद्धा जैसे मानवीय गुणों के दर्शन होते हैं। यानी यहाँ पर पत्र को संकलित करने का, अब आप सोचोगे कि अरे विनोबा जी ने गांधी जी को पत्र लिखा या गांधी जी ने विनोबा जी को पत्र लिखा, तो उससे हमें क्या काम? तो इस पत्र के माध्यम से पाठक यानी कि हम और आप, हमको यही सिखाने की कोशिश हो रही है कि किस प्रकार इन दोनों ने देश सेवा का व्रत लिया था, देश के लिए पूरी तरह समर्पित थे, किस तरह ये दोनों अनुशासन के पाबंद थे, अनुशासन के नियमों को पूरी तरह पालन करते थे, दृढ़ निश्चय कितना था इनका, एक बार जो ठान लिया उसको करना ही है, उसे हम कहते हैं दृढ़ निश्चय। तो इनका दृढ़ निश्चय कितना था, विश्वास, किसी एक चीज में विश्वास कितना था, समर्पण भाव एक दूसरे के प्रति कितना था, और श्रद्धा। तो ये जो एक व्यक्ति के अंदर मानवीय गुण होते हैं, ये इस पत्र के माध्यम से खुले रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो उन मानवीय गुणों का विकास हम में और आपके अंदर हो, इसलिए इन पत्रों को आपकी पाठ्य पुस्तक में डाला गया है। इसका एक अंश भी अगर हमने अपने जीवन में लाया, उसका पालन किया, तो हम भी एक अच्छे इंसान बनकर उभरेंगे। अब हमारे
पाठ की शुरुआत जो होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये हमारा पूरा पाठ ही जो है वो पत्र के रूप में है, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं पत्रों के माध्यम से। तो पहला पत्र जो है, ये पाठ जो है वो दो विभागों में बटा हुआ है, दो पत्रों के माध्यम से। पहला पत्र विनोबा जी गांधी जी को लिखते हैं और दूसरा पत्र गांधी जी विनोबा जी को उसके उत्तर के मतलब उनके प्रश्न के उत्तर के या पत्र के उत्तर के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर जो पहला पत्र है, जो पहले पत्र की शुरुआत होती है, वो विनोबा जी गांधी जी को लिखते हैं। अब हिंदी साहित्य में जो पत्र लेखन ये गद्य की विधा है और प्रस्तुत पाठ पत्र गद्य विधा का एक प्रकार है। इसमें दो पत्र हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एक पत्र जो है वो विनोबा जी लिखते हैं और दूसरा पत्र जो है वो गांधी जी। तो विनोबा जी अपना पहला पत्र यानी पाठ की शुरुआत में विनोबा जी का पहला पत्र डाला गया है। पत्र की शुरुआत करते हुए विनोबा जी लिखते हैं कि पहला पत्र आचार्य विनोबा भावे जी ने गांधी जी को लिखा है, जिसमें प्रकृति, स्वास्थ्य, ब्रह्मचर्य व्रत, देश सेवा व्रत, गीता अध्ययन, संस्कृत भाषा के प्रति रुचि, उपनिषदों का अध्ययन, परिश्रम, अनुशासन, सत्याग्रह आश्रम के तत्वों का प्रचार, मातृभाषा प्रसार कार्य, सत्य अहिंसा व गांधी जी के प्रति समर्पण और श्रद्धा आदि बिंदुओं का वर्णन किया गया है। यानी इस पहले पत्र में जो विनोबा जी गांधी जी को लिखते हैं, उस पत्र में ये सारे मुद्दे आए हुए हैं। कौन कौन से मुद्दे? आपकी अस्वस्थता या स्वस्थता का, ब्रह्मचर्य व्रत का, देश सेवा व्रत, गीता अध्ययन, संस्कृत भाषा के प्रति रुचि, उपनिषदों का अध्ययन, परिश्रम, अनुशासन, सत्याग्रह आश्रम और मातृभाषा का प्रसार और सत्य अहिंसा। यानी ये सारे विचार जो गांधी जी के थे, जो गांधी जी हम भारतवासियों को देना चाहते थे, उन्हीं सारे विचारों पर, उन्हीं सारे मुद्दों पर ये पत्र लेखन विनोबा जी ने गांधी जी को लिखा, उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर। अब इस पत्र का लेखन करते हुए विनोबा जी बापू जी को पत्र में लिखा, विनोबा जी ने बापू जी को पत्र में लिखा था कि 1 साल पहले बीमारी की वजह से वे आश्रम से बाहर गए थे और ये तय हुआ था कि 2-3 मास वाई रहकर आश्रम लौट आएंगे। वाई एक स्थान है, वहां पर विनोबा जी जब अस्वस्थ हुए थे, उनको कोई बीमारी हुई थी, तो उस समय वो वाई में चले गए थे और ये तय करके गए थे कि 2-3 मास बाद जब स्वास्थ्य सुधर जाएगा तो वो वाई से लौट आएंगे। तो इस तरह 2-3 मास वाई में रहकर वो आश्रम से लौट आएंगे। पर 1 साल बीत गया, वे वापस नहीं लौटे। वापस न लौट पाने के कारण विनोबा जी खुद को दोषी मानने लगे, क्योंकि वो वाई में ही रह गए साल भर के लिए और वापस नहीं आ पाए, इसलिए वो हमेशा अपने आप को इस बात का दोषी मानते रहे। वैसे मामा फड़के को उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनके मन में आश्रम के लिए श्रद्धा है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि उनके 1 वर्ष आश्रम से दूर रहने का कारण क्या था? जब विनोबा जी 10 वर्ष के थे, तभी उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत भी लिया था। यानी वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। जब वो 10 वर्ष के थे, 10 वर्ष की उम्र बच्चे की कोई उम्र नहीं होती, मतलब खेलने कूदने की उम्र होती है, लेकिन उतनी वर्ष की 10 वर्ष की उम्र में ही वे समझ गए थे कि उनको अपने जीवन में आगे करना क्या है। तो वो 10 वर्ष की उम्र में ही ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके थे, यानी आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले चुके थे और उसके साथ ही गांधी जी की तरह पूरे जीवन भर देश की सेवा करने का व्रत भी उन्होंने लिया था। ये सब चीजें वो मामा फड़के को पत्र में लिखकर बताए थे और यही चीजें इन्होंने गांधी जी को भी पत्र में लिख रहे हैं। अब उस समय जब विनोबा जी 10 वर्ष के थे, जब उन्होंने ये सब व्रत
लिए हुए थे और जब वो स्कूल में दाखिल हुए तो उस समय उन्हें स्कूल के अध्ययन के साथ साथ गीता, भगवत गीता के अध्ययन का भी शौक लगा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इन्हें भगवत गीता का अध्ययन करना, पढ़ना, पढ़ाना बहुत पसंद था और इसी पर इन्होंने पुस्तकें भी लिखी। तो उन्हें गीता के अध्ययन का बहुत शौक था, बहुत शौक लगा। पर उनके पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज सरकार थी और लोग नौकरी करने के लिए या व्यवसाय करने के लिए बाहर भी जाते थे। तो उनके पिता के हिसाब से, विनोबा जी के पिताजी के हिसाब से, कि फ्रेंच अगर वो लेंगे तो उनके जीवन में वो व्यवसाय में अच्छी सफलता पाएंगे। लेकिन विनोबा जी का मानना था कि उन्हें भगवत गीता का अध्ययन ही करना चाहिए। तो भी गीता के लिए उनका जो प्रेम है वो कभी भी कम नहीं हुआ था और तभी से उन्होंने घर पर खुद ब खुद संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारी भगवत गीता जो है वो उस समय में उसका हिंदी या मराठी भाषा में इतना अधिक ट्रांसलेशन नहीं हुआ था। तो उस समय भगवत गीता जो है वो केवल संस्कृत में ही होती थी। तो संस्कृत बिना सीखे कोई गीता को समझ कैसे पाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें भगवत गीता को बाहर जाकर सीखने की इजाजत नहीं दी, उन्हें फ्रेंच सीखने की इजाजत दी, इसलिए विनोबा जी ने घर पर खुद ब खुद अपने आप ही संस्कृत सीखने की शुरुआत की। खुद से उन्होंने ये कोशिश की कि वो संस्कृत सीखें घर पर रहकर ही। विनोबा जी गांधी जी की आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुए। गांधी जी की आज्ञा से वो गांधी जी के जो आश्रम थे उसमें दाखिल हुए और उस समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका उनके हाथ लगा। ये हमारे जो वेद हैं उनका अभ्यास करने का मौका उन्हें लगा। वाई में नारायण शास्त्री मराठे, नारायण शास्त्री मराठे, जब विनोबा जी वाई में रहने के लिए गए थे, आश्रम से दूर वाई में रहने, जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ उस दौरान जब वो वाई में रहने के लिए गए थे तो वहां पर नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। यानी वो ये जो महापुरुष थे नारायण शास्त्री मराठे, ये दूसरे जो बच्चे हैं इनको वेदांत, वेदों का अभ्यास और दूसरे शास्त्र जो हमारे हैं, जो हमारी हिंदी के दूसरे शास्त्र हैं, उन्हें सिखाने का काम वो करते थे। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का मौका उन्हें मिला। इस लोभ के कारण वाई में वे ज्यादा समय तक रह गए और वहां पर इतने अधिक समय के लिए रहने के बावजूद विनोबा जी ने अनेक कार्य किए। यानी वो रहने के लिए, अब यहाँ पर वो कारण बता रहे हैं पत्र में कि क्यों वो 2-3 मास कहकर आश्रम से दूर वाई में गए थे, लेकिन वाई में वर्ष भर रुक गए, वर्ष भर वाई से लौटे ही नहीं, साल भर वाई से लौटे ही नहीं। तो उसका कारण क्या था, वो कारण वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो नारायण शास्त्री मराठे हैं वो वहां पर बच्चों को वेदांत और दूसरे शास्त्र यानी उपनिषदों को भी सिखाते थे, अध्ययन करना सिखाते थे। तो उनका मन जो है उन वेदांत और उपनिषदों के अध्ययन में लग गया। किसका मन? विनोबा जी का मन। तो विनोबा जी को भी दिलचस्पी हुई, उनकी भी रुचि बढ़ी उन वेदांत के अभ्यासों को और उपनिषदों के अभ्यासों को सीखने के लिए। और यही रीजन था, यही कारण था कि विनोबा जी 1 वर्ष तक पूरा वहां वाई के आश्रम में रह गए। लेकिन यहाँ वो ये भी बताते हैं महात्मा गांधी जी को पत्र लेखन द्वारा कि मैं भले ही आश्रम से इतने दिनों तक दूर था, उसके बावजूद मैंने अनेक कार्य किए। अब किस प्रकार के कार्य वो करते हैं ये वो अपने पत्र में बताते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले अपना जीवन, मतलब उनका 1 साल की जो दिनचर्या थी वो उन्होंने उनसे बताया कि सबसे पहले वो 6 से 8 सेर अनाज पीसते थे। पहले अनाज पीसना, चक्री पे अनाज पीसना, ये स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती थी। लोग बाहर चक्कियों पर आटा ना पिसवाकर, और उस समय ये महंगा भी हुआ करता था, लोग इतना एफर्ट नहीं कर सकते थे, तो लोग घर पर ही जांत में चक्की में आटा पीसकर, जो होने से अंदर एक जगह रहती है उसमें गेहूं डालो या जो भी अनाज, और जब आप उस चक्की को गोल घुमाओगे तो आटा पीसकर बाहर आता था। तो इस तरह से वो
6 से 8 सेर अनाज पीसते थे, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर। बाहर चक्की पर अनाज पिसवाने के लिए नहीं ले जाते थे। तो क्योंकि वो स्वस्थ रहे, उनका स्वास्थ्य बना रहे, इसलिए वो रोजाना खुद ही 6 से 8 सेर अनाज पीसते थे। 300 सूर्य नमस्कार और घूमना उनका व्यायाम था। वो 300 रोजाना दिन में 300 सूर्य नमस्कार करते थे और कुछ मील की दूरी जो है वो घूम कर, यानी वॉक करना, वो घूमना उनका व्यायाम था। रोज का ये उनका काम था, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे। उनके ये सब करने के पीछे उनका कारण यही था कि उनका स्वास्थ्य जो है वो हमेशा ठीक रहे। खान पान के बारे में पहले 6 महीने तक नमक खाया, यानी जब वो गांधी जी के आश्रम से वाई के आश्रम में गए, वहां शुरू के 6 महीने उन्होंने नमक के साथ खाना खाया, बाद में छोड़ दिया। बाद में 6 महीने के बाद उन्होंने नमक खाना भी छोड़ दिया, मसाले बिल्कुल नहीं खाए, मसालों का त्याग कर दिया था, और आजन्म मसाले और नमक न खाने का प्रण किया। यानी जीवन भर वो मसाले नहीं खाएंगे और नमक नहीं खाएंगे, इस चीज का प्रण उन्होंने लिया। इसी दौरान विनोबा जी द्वारा कई कार्य किए गए, और जिस समय वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे थे, क्योंकि वो अस्वस्थ थे, बार बार मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो अस्वस्थ थे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ चुका था, इसलिए वो गांधी जी से दूर, गांधी जी के आश्रम से दूर 3-4 मास के लिए वाई के आश्रम में जाकर रहने लगे थे कि वहां पर उनका स्वास्थ्य सुधर जाए। हालांकि बात 3-4 मास की हुई थी, मास यानी महीने, 3-4 महीनों की बात हुई थी, लेकिन वो वहां वर्ष भर रह चुके थे, 1 साल रह गए। अब इसका कारण वो इस पत्र में बता रहे हैं कि उन्हें उपनिषदों का ज्ञान लेना था, वेदांत का अभ्यास करना था, गीता का अभ्यास करना था, इस वजह से वो दूर रह गए। और साथ ही अपना स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि वो बीमार थे, बीमारी उनकी कैसे ठीक होगी, उनका अस्वास्थ्य स्वस्थता में कैसे बदलेगा, इसके लिए वो 6 से 8 से रोज अनाज पीसते थे, 300 सूर्य नमस्कार रोज करते थे, रोज घूमते थे, और खान पान में भी उन्होंने बहुत ही सतर्कता बरती थी। 6 महीने तो नमक के साथ खाना खाया, और बाद के 6 महीने जो है वो उन्होंने नमक भी छोड़ दिया। साथ में उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए नमक और मसाले दोनों ही उन्होंने आजीवन भर के लिए छोड़ दिया। तो इस तरह का प्रण वो लेकर बैठे थे। और क्योंकि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ ही वो जो गांधी जी के विचार थे, जो गांधी जी के आदर्श थे, उन पर भी, उन विचारों पर भी कार्य करने का काम उन्होंने चालू रखा था। तो उन विचारों का प्रसार करने के लिए, गांधी जी के विचारों का प्रसार करने के लिए उन्होंने और कौन से कार्य किए, वो आगे लिखते हैं। तो उन्होंने गीता का वर्ग चलाया, गीता का वर्ग चलाया, यानी बच्चों को, वहां के आश्रम के जो बच्चे हैं उनको गीता पढ़ाने का वर्ग उन्होंने चलाया, जिसमें 6 विद्यार्थी थे। उन्हें बिना पारिश्रमिक के गीता का पाठ सिखाया, यानी जब वो बच्चों को, उन आश्रम के बच्चों को जब वो गीता सिखा रहे थे, तो उस गीता सिखाने के बदले में उन्होंने कोई मेहनताना या कोई पारिश्रमिक की मांग नहीं की, वो मुफ्त में ही बच्चों को गीता का पाठ सिखाते थे। विनोबा जी को खुद अच्छी हिंदी नहीं आती थी, फिर भी बच्चों को हिंदी समाचार पत्र पढ़ने और पढ़ाने का क्रम उन्होंने जारी रखा। अब क्योंकि उस समय जब हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो गांधी जी का ही विचार था, गांधी जी के ही लोगों के आदर्श थे, लोगों से प्रार्थना थी कि वो स्वदेशी अपनाएं, और साथ ही साथ हमारी जो हिंदी भाषा है, क्योंकि उस समय अंग्रेज जो है, जो ब्रिटिश हैं, वो हमारे देशवासियों को अंग्रेजी सिखाकर अपना गुलाम बनाना चाहते थे। गांधी जी के ये विचार थे कि वो अंग्रेजी हमें हमारे फायदे के लिए नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि जब हम अंग्रेजी सीख जाएंगे, उनकी बोली, उनकी भाषा को समझ पाएंगे, तो उनके ऑर्डर्स हम मान पाएंगे। इसीलिए वो अंग्रेज हमारे भारतवासियों को उस समय अंग्रेजी सिखा रहे थे। तो ये चीज गांधी जी को पसंद नहीं थी, इसीलिए गांधी जी लोगों से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ही विनती करते थे। हमेशा गांधी जी का यही आदर्श रहा कि हिंदी हमारी जो राष्ट्रभाषा है, हमारी मातृभाषा है, इसको ही हमें पकड़कर चलना है, इसी का विकास हमें करना है।
तो ये गांधी जी के आदर्श थे। इसका पालन विनोबा जी ने वाई के आश्रम में भी किया। उन्होंने बच्चों को गीता भी सिखाई, साथ ही साथ हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने और पढ़ाने का क्रम जारी रखा। जबकि इनकी खुद की हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी और दूसरे बच्चों को भी ये हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। अब वाई में गीता के अभ्यास के बाद, ये इनका एक काम था, गीता का अभ्यास करवाना बच्चों को। दूसरा, बच्चों को और भी वो उपनिषद का भी ज्ञान करवाते थे, वेदांत भी पढ़ाते थे। साथ ही साथ हिंदी का प्रचार उन्होंने किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके साथ ही वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना की। विनोबा जी ने जब वाई में वो आश्रम में रहे, उसी दौरान उन्होंने विद्यार्थी मंडल इस नाम की एक संस्था की स्थापना की और उसमें एक वाचनालय खोला। वाचनालय का अर्थ होता है लाइब्रेरी। तो उस संस्था में, विद्यार्थी मंडल नाम की जो संस्था उन्होंने खोली, उस संस्था में उन्होंने एक वाचनालय खोला और उसकी सहायता के लिए, उस वाचनालय की सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। अब आप सोचो कि चक्की पीसने वालों का वर्ग शुरू करके वाचनालय को क्या फायदा होगा। तो उस समय वाचनालय खोलना यानी सिर्फ एक रूम खोल देना, उसमें 2-4 पुस्तकें रख देना, इससे हमारा वाचनालय तो नहीं शुरू हो जाता। वाचनालय यानी लाइब्रेरी खोलने के लिए हमें बहुत सी अनेक प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता होती है। वो पुस्तकें पैसे से खरीदी जाएंगी। हर विनोबा भावे जी सारी पुस्तकें तो लिखकर उस लाइब्रेरी में नहीं लगाएंगे। अब उस लाइब्रेरी को भरने के लिए या उसको चलाने के लिए वहां पर पुस्तकों की आवश्यकता होगी। वो पुस्तकें कहाँ से आएंगी? पैसों से। और हालांकि उस समय सबको इतनी अच्छी नौकरियां नहीं रहती थी, तो लोग अपने घरेलू काम करके पैसे कमाने का साधन जमा करते थे। तो विनोबा जी ने चक्की पीसने का एक वर्ग शुरू किया। चक्की, जो मैंने पीछे आपको चित्र में दिखाया, जांत जिसे हम चक्की कहते हैं, अनाज डालने पर उसको चक्री को गोल गोल घुमाने पर आटा पीसकर बाहर आता है। तो उस समय में, जिस काल के पत्रों की ये बात हो रही है, उस समय में हर घर में यही चक्की होती थी। और बाहर जो आज के समय में हमको चक्की इतनी आसानी से मिल जाती है, हम गेहूं यहाँ से ले जाते हैं, बाहर से पिसवा कर ले आते हैं, तो वो जो मशीन वाली चक्की थी वो उस समय में इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होती थी। और जो एक आध दो चक्की मशीन वाली होती भी थी, तो उसकी पिसाई जो है, पिसाई यानी गेहूं को पिसवाने के बदले में मुझे उसको जो पैसे देने पड़ते हैं, उसे हम कहते हैं पिसाई। तो उसकी पिसाई जो थी वो बहुत ज्यादा, मतलब उनके समय में वो अधिक होती थी। वो उतना पैसा उस चक्की को पीसने वाले के लिए नहीं दे सकते थे। जो थोड़े पैसे वाले थे वो उसको अफोर्ड कर पाते थे, बाकी सब वर्ग के लोग उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो हालांकि बाहर चक्की पिसवा नहीं सकता, बाहर चक्की पर गेहूं वो पिसवा नहीं सकते थे, और इसीलिए वो अपना घर का जो गेहूं है वो खुद पीसते थे। फिर बाद में उन्होंने ऐसे लोगों को गेहूं पीस कर देने की शुरुआत की जो खुद अपना गेहूं नहीं पीस सकते। तो उसके बदले में अब बाहर जो चक्की पर गेहूं पीसा जाता था, उस पिसाई से कम पिसाई में वो अपनी खुद की चक्की पर गेहूं पीसकर या आटा कर लोगों को देते थे। तो उस चक्की को पीसने से जो पैसे उन्हें मिलते थे वो उसको वाचनालय की सहायता में लगाते थे। तो वाचनालय की सहायता हेतु चक्की पीसकर मिले पैसों को वाचनालय को वो दान देते थे। उस वाचनालय को जो उन्होंने खोला था उसी को वो दान देते थे, ताकि उस वाचनालय में अच्छी पुस्तकें लाकर रखी जा सके। वह पुस्तकों को रखने के लिए कबर्ड या कपाट लाकर रखा जा सके, कुर्सी मेज लाकर रखी जा सके, बच्चे वहां पर आकर अच्छे से पढ़ सके। तो इस तरह से उन्होंने वाचनालय का पूरी तरह से ध्यान दिया। बड़ौदा में 10-15 मित्रों को लोक सेवा करने की इच्छा थी। अब उनके बड़ौदा में जो मित्र हैं, विनोबा जी के मित्र 10-15 मित्र, उन लोगों को भी लोक सेवा करने की इच्छा थी उनके मन में भी। इस कारण वहां 3 वर्ष पहले उन्होंने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की थी। तो क्योंकि उनकी इच्छा का भी पालन हो सके, वो अपनी इच्छा पूरी कर सके, कौन?
विनोबा जी के वो 10-15 मित्र जो लोक सेवा करना चाहते थे। लोक सेवा का अर्थ होता है लोगों की सेवा, लोगों की मदद। तो जो लोक सेवा का कार्य करना चाहते थे उनकी भी इच्छा पूरी हो सके, इस कारण 3 वर्ष पहले वहां पर उन्होंने मातृभाषा के प्रसार के लिए उन्होंने एक संस्था स्थापित की थी। अब क्योंकि विनोबा जी जो थे, विनोबा भावे जी जो थे, वो गांधी जी के आदर्शों पर चला करते थे, तो उन्होंने पूरी तरह से स्वदेशी को अपनाया था और परदेशी वस्तुएं या विदेशी वस्तुओं का पूरी तरह से त्याग किया था। वो हर तरह से स्वदेशी जीवन जीते थे, चाहे वो खान पान हो, पहनना ओढ़ना हो, हर तरह से उन्होंने अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी को ही अपनाया था। तो और वो सत्याग्रह निवासी भी थे, यानी गांधी जी का जो सत्याग्रह का आग्रह था उसे उन्होंने पालन किया था। तो उस तौर पर उन्होंने सत्याग्रह निवासी के तौर पर उन्होंने आजीवन फीका भोजन, जैसा कि आपको पहले ही बताया कि उन्होंने मसाले और नमक का त्याग कर दिया था पूरे जीवन के लिए, ना वो मसाले खाएंगे और ना ही नमक खाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने पूरे जीवन आजीवन फीका भोजन और सादा जीवन का व्रत लिया था। हमेशा वो फीका भोजन करेंगे और सादा जीवन जिएंगे, कोई तड़क भड़क वाला जीवन, ये पहनना, ये खाना, ये ओढ़ना, यहाँ जाना वहां जाना, ये सब का उन्होंने त्याग कर दिया था। तो लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतनी ही वस्तुओं का संग्रह किया गया। विनोबा जी ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने केवल इतनी ही चीजों का संग्रह किया अपने लिए, क्योंकि उन्हें पता था एक आदर्श जीवन जो गांधी जी हमें बताना चाहते थे, उस आदर्श जीवन को यदि उन्हें जीना है तो केवल इतनी ही चीजों की आवश्यकता है, उसके लिए ज्यादा रुपए पैसे या ज्यादा कपड़े लत्ते या मिट्टी चांदी सोने के बर्तनों की उन्हें जरूरत नहीं है। तो से केवल इतनी ही वस्तुओं का संग्रह अपने जीवन काल में उन्होंने किया। बंडी, टोपी, कोट ना पहनने का व्रत लिया था। इस कारण शरीर पर भी हमेशा धोती ही ओढ़ते थे। आपने बापूजी को भी देखा होगा, वो केवल धोती पहनते थे और शरीर पर एक धोती ही ओढ़ते थे। तो उसी तरह से, उसी तरह का रूप, उसी तरह का व्रत गांधी जी को आदर्श मानकर विनोबा जी ने भी लिया, और वो भी केवल धोती पहनते थे और कंबल पर सोते थे, कंबल बिछाकर या उसको ओढ़कर, और धोती ही ओढ़ते भी थे, ऊपर के बदन को ढकने के लिए भी वो केवल धोती ही ओढ़ते थे। खादी के कपड़े पहनते थे। स्वदेशी का विचार गांधी जी ने सामने रखा था। गांधी जी खुद खादी के कपड़े के धागे जो हैं वो बनाते थे। आपने कई बार उनकी फोटोज भी देखी होंगी चरखा चलाते हुए, चरखा चलाकर जो धागे वो तैयार कर रहे हैं। तो क्योंकि खादी जो है वो स्वदेशी है, वो भारतीय है, इसीलिए खादी के कपड़े ही वो पहनते थे। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन किया। आपको पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि 10 साल की उम्र में ही विनोबा जी ने ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले लिया था। आजीवन वो ब्रह्मचारी रहेंगे, इसका व्रत उन्होंने लिया था और इसका पालन उन्होंने अपने मरने तक किया। सत्य और अहिंसा, जो बापूजी के 2 शस्त्र हम भारतवासियों को दिए गए थे, उसका भी पालन उन्होंने पूरे जीवन काल में अच्छी तरह से किया। उन्होंने आश्रम के नियमों का भी सर्वथा पालन किया। आश्रम के जो नियम गांधी जी ने बनाए गए थे और जो दूसरे आश्रम में, वाई के आश्रम में वो रहने गए, वहां के नियमों का भी उन्होंने पूरी तरह से पालन किया। अब आगे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, ये उन्होंने पत्र के माध्यम से गांधी जी से पूछा। तो यहाँ पर अपने पत्र की समाप्ति करते हुए वो गांधी जी का हालचाल पूछते हैं। गांधी जी अपने आश्रम में अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, ताकि अगर वो कुछ अलग और चीजें सिखा रहे हैं, अलग और बातें सिखा रहे हैं, तो विनोबा जी यहाँ वाई में रहकर वो बातें, वो विचार वाई के आश्रम के बच्चों को सिखा सकें। ये चीज वो पत्र के माध्यम से पूछते हैं। साथ ही वाई में रहकर उन्होंने अपने खान पान में जो परिवर्तन किए हैं
वो किस प्रकार से सही है या गलत है या उसमें कुछ और सुधार करने हैं, वो गांधी जी से इस पत्र के अंत में पूछते हैं। तो इन मुद्दों के साथ, इन बातों के साथ विनोबा जी अपना पत्र जो है वो गांधी जी को भेजते हैं। अब यहाँ पर विनोबा जी के पत्र के साथ हमारे पाठ का पहला भाग जो है वो खत्म होता है। पहले भाग में विनोबा जी गांधी जी को पत्र लिखते हैं, अपने जीवन काल, वहां पर 1 साल के वर्ष में, 1 साल के काल में, समय में उन्होंने किस तरह का जीवन व्यतीत किया, किस किस तरह के कार्य किए, क्या उनकी आवश्यकता है और क्या उन्हें और सुधार करना चाहिए, इस तरह के प्रश्नों के साथ, इस तरह अपनी बातों के साथ वो अपना पत्र गांधी जी को भेजते हैं। अब गांधी जी को जब ये पत्र मिलता है, विनोबा जी का पत्र पढ़ने के बाद गांधी जी उन्हें उस पत्र का उत्तर देते हैं। तो दूसरा पत्र, हमारा दूसरा जो विभाग है वो अब आता है गांधी जी के पत्र का। तो दूसरा पत्र महात्मा गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे जी के पत्र के उत्तर में लिखा है। वास्तव में विनोबा जी का पत्र पढ़कर गांधी जी फूले नहीं समाये थे। जब गांधी जी को विनोबा जी का पत्र मिला और उस पत्र को पढ़ा उन्होंने, और उसमें उन्होंने देखी कि विनोबा जी ने हर वो तरह के नियम का पालन किया है, दूर रहकर भी, 1 साल से आश्रम से, मुझसे दूर रहकर भी उन्होंने हर एक नियम का अच्छी तरह से पालन किया है। जब ये चीजें उन्होंने उस पत्र में पढ़ी तो वो बिल्कुल फूले नहीं समाये, और विनोबा जी का वर्णन करते हुए भीम है भीम, यह उद्गार उनके मुंह से निकले थे। गांधी जी के लिए विनोबा उनके पुत्र से भी बढ़कर थे, वो उन्हें अपने पुत्र से भी बढ़कर मानते थे। विनोबा जी उनके बहुत ही क्लोज थे, बहुत ही अपने थे, तो वो उन्हें अपने पुत्र से भी बढ़कर मानते थे, पुत्र से भी अधिक मान उनको वो देते थे। इसीलिए गांधी जी ने पत्र में सच्चा पुरुष वह है जो पिता ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि करे, और वे विनोबा जी द्वारा दिया गया पिता का पद बड़े आनंद के साथ स्वीकार करते थे। इस पत्र में उन्होंने लिखा है, विनोबा जी को संदेश, विनोबा जी के पत्र के उत्तर में जो वो पत्र लिखते हैं, उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि सच्चा पुरुष वही है जो हर एक बात का पालन करे, या उसके पिता ने जो कुछ किया है उसको, उसमें और वृद्धि करे, उसमें और बढ़ोतरी करे, तो वही जो है वो सच्चा पुरुष होता है। और साथ ही विनोबा जी जो है वो बापूजी को, यानी बापूजी तो ये पूरे राष्ट्र के पिता हैं, हमने इन्हें पूरे राष्ट्रपिता का दर्जा दिया है, लेकिन वो विनोबा जी सबसे पहले से इन्हें बापूजी बुलाते थे, तो बापूजी यानी हम पिता को बुलाते हैं। तो इस पिता के पद को गांधी जी ने बहुत ही आनंद के साथ स्वीकार किया था। अब अपने पत्र में गांधी जी, क्योंकि दूसरा पत्र हमारे पाठ का, हमारे निबंध का दूसरा विभाग जो है वो गांधी जी के पत्र का विभाग है, तो गांधी जी ने अपने पत्र में क्या लिखा विनोबा जी को? तो गांधी जी ने लिखा कि तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ, यानी तुम्हारी परीक्षा मैं नहीं ले सकता, तुम तो खुद ही अपने आप की इतनी परीक्षा, इतनी कठिन परीक्षा लेते रहते हो, अपने लिए कठिन नियम बनाते रहते हो। तो गांधी जी बहुत ही खुश हुए थे उनके पत्र को पढ़कर, और उसके जवाब में लिखते हैं कि तुम्हारी परीक्षा जो है वो करने में मैं असमर्थ हूँ, तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ, मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही किया। यहाँ पर मेरे लोभ को का अर्थ है कि गांधी जी की जो इच्छाएं थी, कौन सी इच्छाएं? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, हिंदी का प्रचार प्रसार, स्वदेशी को अपनाना, विदेशी को नकारना, तो इस तरह की जो गांधी जी के विचार थे, उनकी जो इच्छाएं थी, ये उन्होंने अपने लोभ के रूप में यहाँ पर बताया है। तो ये जो लोभ था, मेरे जो लोभ थे वो तुमने लगभग पूरा ही किया है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। ये गांधी जी के विचार हैं कि एक अच्छा पिता वही होता है जो अपने बच्चे का चरित्र अपने से भी अच्छा बनाता है। तो सच्चा पुत्र वह है जो
पिता ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि करें। यहाँ पर गांधी जी अपने पत्र में पिता के भी दायित्व को लिखते हैं और पुत्र के दायित्व को भी लिखते हैं। उनके हिसाब से एक सच्चा पिता वही होता है जो पुत्र पैदा होने के बाद उस पुत्र को हर तरह से अपने से ज्यादा चरित्रवान बनाने का प्रयास करता है। और पुत्र का पुत्र का जो आदर्श है या पुत्र, सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ सिखाया है या पिता ने जो कुछ अपने जीवन काल में किया है उसमें और अधिक वृद्धि करे। तो ये उन्होंने पिता और पुत्र दोनों की ही मर्यादाएं यहाँ पर लिखी हैं। पिता सत्यवादी, दृढ़, दयामय हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेषता से धारण करें। यह तुमने किया है, ऐसा दिखता है। तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूंगा और जब मैं हिरण्यकश्यप की तरह हो जाऊं तो प्रहलाद भक्त की तरह मेरा आदर से निरादर करते रहना। यहाँ पर वो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का उदाहरण देते हुए विनोबा जी को ये समझाना चाहते हैं कि जिस तरह हिरण्यकश्यप की कहानी अगर आपने सुनी होगी तो आप जानते होंगे कि हिरण्यकश्यप जो है वो एक समय के बाद, कुछ समय के बाद अपने आप को ही भगवान समझने लगता है और सब पूरी प्रजा से, सभी से उसका यही निवेदन रहता है या ये कह लीजिए कि वो जबरदस्ती अपनी प्रजा से या लोगों से अपने आप को भगवान मानकर अपनी पूजा करवाना चाहता है। और जब उनका बेटा प्रहलाद होता है तो प्रहलाद इस चीज को नकार देता है, वो मना कर देता है कि भगवान तो सिर्फ हरि है, विष्णु है, आप कोई भगवान नहीं है, इसलिए हम आपकी पूजा नहीं करेंगे। तो इस चक्कर में हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं देते हैं, लेकिन फिर भी उनके डर के मारे या उनकी सजा के डर के मारे प्रहलाद अपने जो उनका दृढ़ निश्चय होता है उसके निश्चय से वो एक कदम भी डगमगाता नहीं है। तो इसी तरह की सीख गांधी जी विनोबा जी को देते हैं कि अगर मैं कभी हिरण्यकश्यप हो जाऊं, हिरण्यकश्यप जैसा साबित हूं, यानी कि सब लोग मुझे अच्छा समझ रहे हैं, सब लोग मुझे बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, मुझे अपना आदर्श बना रहे हैं, अगर इस चीज का घमंड कभी जीवन में मेरे अंदर आ गया तो तुम भी मेरा समर्थन न करना, तुम बेझिझक होकर मेरा बहिष्कार करना। जिस तरह से प्रहलाद ने अपने पिता का बहिष्कार किया या उनका अनादर किया, ये सीख गांधी जी अपने इस पत्र के माध्यम से विनोबा भावे जी को देते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस पाठ में दो पत्र विनोबा जी और गांधी जी द्वारा लिखे गए। अब इस प्रकार प्रस्तुत दोनों ही पत्र उच्चतम मानवीय गुणों के अनमोल उपहार हैं। इसका पठन एवं मनन यानी मानवीय गुणों को अपनाने के बराबर है। इस पत्र के माध्यम से, ये पत्र जैसा कि मैंने आपको बताया, पत्र हमारी पाठ्य पुस्तक में इसलिए डाला गया है कि इस पत्र के माध्यम से जितने भी इनके अच्छे गुण थे, एक मानवीय गुण जो मानव के अंदर होने चाहिए, वो जितने भी अच्छी क्वालिटीज हैं, जितने भी अच्छे गुण हैं, वो इस पत्र के माध्यम से हमें दिखाई देते हैं। पिता का अपने पुत्र के लिए समर्पण और पुत्र का अपने पिता के लिए पूरी तरह से समर्पण, इस तरह से ये गुण, साथ ही पिता जो करे, अगर वो अच्छी रास्ते पर है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उस काम को और वृद्धि कैसे की जाए, उसको और किस तरह से बढ़ाया जाए और उसका फैलाव कैसे किया जाए, ये पुत्र का कार्य है। और पुत्र अगर सही कार्य कर रहा है तो उसे किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, ये एक पिता का
हेलो विनीता मैडम।